हेलो वेलकम बैक गाइस। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 7 प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। ध्यान रखना है सोल प्रोप्राइटरशिप की फाइनल अकाउंट सिलेबस में है, कंपनी की या पार्टनरशिप की नहीं है, वो इंटर फाइनल लेवल पे है। ओके, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है, काफ़ी ज़्यादा वेटेज है। 5 मार्क्स से लेके 15 मार्क्स तक के इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं। एक फुल फ्लेज क्वेश्चन आ सकता है आपको, या एक 5 मार्क का मिसिंग फिगर का क्वेश्चन आ सकता है। ओके, तो अभी जिस तरह से हमने सारे टॉपिक्स कंप्लीट किए उसी तरह से आज हम ये टॉपिक कंप्लीट करेंगे, स्टार्ट करेंगे। और इसके बाद एक रिविजनरी वीडियो, या मैं जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था कि एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर का पैटर्न कैसा होता है, क्वेश्चंस का वेटेज कैसा होता है, कौन से टॉपिक से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, ये सारी बातें मैं डिटेल में एक अलग से एक वीडियो रिकॉर्ड करके यूट्यूब चैनल पे अपलोड करने वाला हूँ। CA रौनक अग्रवाल यूट्यूब चैनल है, इस पर मैं अपलोड करने वाला हूँ। ओके, तो हम ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे हमारे इंस्टीट्यूट के ICI के मॉड्यूल से। लेकिन मैंने आपको एक ये हमारी नोट्स भी प्रोवाइड कर रखी है, आप चाहो तो ये नोट्स भी रेफर कर सकते हो। इसमें मैंने क्या किया है, जो थेरोटिकल कंसेप्ट आपको पढ़ने हैं 5 पेज में पूरी थेरी कवर कर ली है। जैसे कि फॉर्मेट क्या होता है, बैलेंस शीट क्या होती है, P&L क्या होता है, ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट क्या है, बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस फाउंडेशन लेवल पे जितने भी 10-15 क्वेश्चंस हम करने वाले हैं, उनमें जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है उनकी एक लिस्ट बना रखी है मैंने। इनकम्स में क्या क्या आता है, गेंस में क्या आता है, एक्सपेंसेस में क्या आते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, लॉसेज, तो इन सारी चीज़ों की मैंने एक लिस्ट बना रखी है। और जितने भी स्पेशल एडजस्टमेंट्स हैं पूरे इस टॉपिक में हमें यही देखने हैं, पूरे टॉपिक में हमें बस स्पेशल एडजस्टमेंट्स ही करने वाले। ये जितनी भी स्पेशल एडजस्टमेंट्स दे रखी है ना, इन सारी स्पेशल एडजस्टमेंट्स को मैंने एक ही जगह कंपाइल कर दिया है। कुछ 21 स्पेशल एडजस्टमेंट्स है, ये सारी स्पेशल एडजस्टमेंट्स आपको एक ही जगह मिल जाएगी। ओके, ये नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड की है। इनकेस किसी स्टूडेंट के पास नहीं है तो वो मुझे आज व्हाट्सएप पे मैसेज करके ये मैं उन्हें PDF सेंड कर दूंगा। या इन जनरल भी मैं नोट्स जनरली जो हमारा टेलीग्राम चैनल है CA रौनक अग्रवाल, उस टेलीग्राम चैनल पे टाइम टू टाइम ऐसी नोट्स शेयर करता रहता हूँ। ओके, लेकिन हम स्टार्ट करेंगे हमारे इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल से ही पढ़ेंगे। और वो जो नोट्स मैंने दिखाई है थेरी के लिए बहुत ही बेहतरीन नोट्स है। जो क्लास नोट्स हमने प्रोवाइड किए वो थेरी के लिए बहुत ही बेहतरीन है, आप वो नोट्स को ज़रूर रेफ़र कर सकते हो। ओके, तो प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर। एक लंबी गहरी सांस अंदर लो और उसे होल्ड करो, लंबी गहरी सांस अंदर, अब उसे छोड़ दो। और एक लंबी गहरी सांस अंदर लो, होल्ड करो, छोड़ दो। ठीक है, सारी पॉजिटिविटी के साथ, सारी एनर्जी के साथ लेट्स स्टार्ट प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। ठीक है, अब सर किसकी बात कर रही है? पहली बात तो सर होती है एंटिटी, है ना। एंटिटी के कितनी प्रकार की एंटिटी है सर? बहुत अलग अलग है। प्रोप्राइटरशिप है सर, पार्टनरशिप है सर, बाद में सर LLP होती है, कंपनी होती है ना। ऐसी बहुत अलग अलग प्रकार की एंटिटीज़ है। तो हम उसमें भी बात कर रहे हैं सर प्रोप्राइटरशिप की, किसकी? सोल प्रोप्राइटर की। ठीक है, अब सर सोल प्रोप्राइटर भी 2 तरह के बिजनेस में है। एक तो सर ट्रेडिंग, जो खरीदते हैं बेचते हैं, और दूसरे होते हैं सर मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी, है ना। एक हो सकती है सर ट्रेडिंग एक्टिविटी, जो खरीदती है बेचती है, और दूसरी होती है मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी, जो क्या करती है? रॉ मटेरियल खरीदती है, उस पर कोई एक्टिविटी करती है, कोई प्रोसेस करती है, कुछ असेंबली करती है, और फिर उससे क्या होता है? एक नया प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करके सेल करती है। मतलब कुछ इनपुट लेती है, उस पर कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं और आउटपुट निकलता है और उसे सेल करते हैं। तो इनपुट जो है और आउटपुट जो है वो दोनों भी अलग अलग है। ये क्या है सर? मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी। इसके विपरीत ट्रेडिंग एंटिटी वो क्या होती है? जो इनपुट होता है या जो कमोडिटी X है उसे ही बाय करती है और उसे ही सेल करती है। ठीक है, तो ये होती है सर ट्रेडिंग एंटिटी। ठीक है, किसी स्टूडेंट को अगर डाउट्स आ रहे होंगे तो देखो फाइनल अकाउंट सबसे लास्ट में क्यों लिया? हमने पढ़ा था सर कुछ इवेंट्स होती है,
है ना, कुछ बिजनेस से रिलेटेड इवेंट्स होती है, कुछ बिजनेस से रिलेटेड नहीं होती है, पर्सनल होती है। तो हमने पढ़ा था बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, हमने मैचिंग कंसेप्ट पढ़ा था, अक्रूवल कंसेप्ट पढ़ा था, इवेंट्स पढ़ी थी, इवेंट से कुछ ट्रांजेक्शन्स होती है ना। तो हमारी अकाउंटिंग की शुरुआत कहाँ हुई थी? ट्रांजेक्शन से, इवेंट से, रिकॉर्डिंग से। अब ख़त्म कहाँ हो रही है? फाइनल अकाउंट्स पे। तो पहले अगर आपका पहले का अकाउंट स्ट्रांग है तो आपको ये टॉपिक करने में मज़ा आएगा। ओके, इन केस कोई स्टूडेंट या साइंस बैकग्राउंड का स्टूडेंट या कोई स्टूडेंट जिसे बेसिक्स पक्के करने हैं, तो CA रौनक अग्रवाल ये यूट्यूब चैनल है, उस पर 10 डेज बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स, आई रिपीट 10 डेज बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स नाम का एक कोर्स है जो फ्रीली अवेलेबल कर रखा है CA रौनक अग्रवाल यूट्यूब चैनल पे। 10 डेज बेसिक ऑफ अकाउंट्स एकदम फ्रीली है। इसमें क्या है, जितना भी बेसिक नॉलेज चाहिए हमें अकाउंटेंसी का फॉर CA कोर्स, नॉट जस्ट फाउंडेशन, इंटर फाइनल लेवल पे भी जितना भी आपको बेसिक नॉलेज लगता है अकाउंटेंसी का, उसका बेसिक नॉलेज मैंने 10 लेक्चर्स में प्रोवाइड कर रखे हैं। ठीक है, तो जितने भी साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स या ऐसे स्टूडेंट जिनका अकाउंट्स वीक है वो उस प्लेलिस्ट का आनंद ले सकता है। ठीक है, इसके बावजूद भी अगर कोई साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स है, उन्हें अगर अकाउंटेंसी में डिफ़िकल्टी जा रही है तो वो मुझे व्हाट्सएप करिए, मैं उन्हें मेरी 11th और 12th की भी रिविजनरी प्लेलिस्ट शेयर कर दूंगा, या उसके पेन ड्राइव्स में फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा दूंगा 11th-12th स्टैंडर्ड के अकाउंटेंसी के, तो आप उसका भी बेनिफिट ले सकते हैं। और हाँ माय डियर फ्रेंड्स, अभी 11th-12th का एग्ज़ाम्स है, कोविड है, लॉकडाउन्स लग रहे हैं, तो एक सोशल कॉज बोलकर मैं 11th स्टैंडर्ड के अकाउंट्स के लेक्चर्स फ्रीली अवेलेबल कर रहा हूँ। इसी के साथ साथ मैथ्स के क्लास 12th कॉमर्स के मैथ्स के लेक्चर्स, रिविजनरी लेक्चर्स फ्रीली मेरे यूट्यूब चैनल CA रौनक अग्रवाल पे मैंने अपलोड कर रखे हैं। सो आप आपके छोटे भाई बहन, जूनियर्स, फ्रेंड्स, जो भी लोग हैं उनके साथ, मैक्सिमम लोगों के साथ ये शेयर करिए और मैक्सिमम लोग इसका बेनिफिट ले सकते हैं। ओके, तो एंटिटीज दो तरह की है, ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग। ओके, तो जो यूनिट 1 है उसमें हम पढ़ेंगे ट्रेडिंग एक्टिविटी, या फिर यूँ कहूँ नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज़। ठीक है, ऐसी एंटिटीज़ जो मैन्युफैक्चरिंग वाले बिजनेस में नहीं है, जो कोई सर्विस प्रोवाइड कर रही है, या फिर ऐसे एंटिटीज़ जो ट्रेडिंग कर रहे हैं, उनके फाइनल अकाउंट्स कैसे बनेंगे हम वो देखने वाले हैं। तो फाइनल अकाउंट्स बेसिकली तीन चीज़ों से बनता है फाइनल अकाउंट्स। एक होता है सर ट्रेडिंग अकाउंट, एक होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक होता है बैलेंस शीट। या सर इससे भी ब्रॉड व्यू बताओ, तो सर देखेंगे फाइनल अकाउंट्स, ठीक है, उसमें एक होता है जो हमारा इनकम पोजीशन बताते हैं, एक हमारी इनकम बताते हैं, और दूसरे होता है जो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन बताते हैं, ठीक है। इनकम बताने वाले दो अकाउंट्स हैं, एक है सर ट्रेडिंग अकाउंट और दूसरा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जनरली साथ साथ ही चलते हैं। फाइनेंशियल पोजीशन बताने वाला क्या है सर? हमारा बैलेंस शीट होता है। क्या होता है? बैलेंस शीट। और सर एक और होता है सर हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। क्या होता है सर? कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। कैश फ्लो स्टेटमेंट फिलहाल फाउंडेशन लेवल पे हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ये तीन चीज़ें हमें समझनी है और इन तीन चीज़ों से हम हमारा अकाउंटेंसी कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। इतने समय से स्टूडेंट देखो, अकाउंट्स में मज़ा कब आती है जब हमारी बैलेंस शीट टैली नहीं होती है ना, तो अब ऐसी छीड़ मच जाती है। और ऐसा लगता है जब हमारी बैलेंस शीट टैली होगी ना, ऐसा लगता है हाँ जन्नत मिल गई। तो अभी तक हमने जितना भी सिलेबस कवर किया है ना, उसमें ये वाला फीलिंग आपको नहीं आया होगा। बैलेंस शीट टैली होने वाला जो मज़ा है, एक कॉमर्स स्टूडेंट से पूछो क्या मज़ा आता है, क्या आनंद आता है जब बैलेंस शीट टैली हो जाती है। और वही आनंद, वही मज़ा हम इस टॉपिक में लेने वाले हैं, बैलेंस शीट टैली करने वाले हैं, ठीक है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इनकम स्टेटमेंट होते हैं, पोजीशन स्टेटमेंट्स होते हैं। इनकम स्टेटमेंट में होता है ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट का एंड रिजल्ट क्या होता है सर? ग्रॉस प्रॉफिट। ट्रेडिंग अकाउंट का एंड रिजल्ट क्या मिलता है हमें? ग्रॉस प्रॉफिट। उसके बाद होता है सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एंड रिजल्ट हमें क्या मिलता है सर? नेट प्रॉफिट। क्या मिलता है? नेट प्रॉफिट। और होता है बैलेंस शीट।
बैलेंस शीट क्या होता है, हमारा पोजीशन बताता है किसकी, असेट्स लाइबिलिटीज एंड कैपिटल की। हमारे पास कितनी असेट्स है, हमारी लाइबिलिटीज कितनी है, हमारा कैपिटल कितना है, ये अगर हमें जानना है तो ये हम देखेंगे बैलेंस शीट के जरिए। हमें ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है तो ट्रेडिंग अकाउंट, और नेट प्रॉफिट निकालना है तो नेट प्रॉफिट एंड लॉस। तो सर लेकिन ये तीनों भी चीज़ें साइमल्टेनियसली चलती है। पहले बनता है सर हमारा ट्रेडिंग अकाउंट, उससे आता है ग्रॉस प्रॉफिट, फिर ग्रॉस प्रॉफिट की फिगर जाती है सर हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, उससे आता है सर हमारा नेट प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट जाता है सर हमारे बैलेंस शीट में। तो ये एक साइकिल है ना, सब एक में से इंटरकनेक्टेड है, इंटरलिंक्ड है। तो हमें ट्रेडिंग अकाउंट समझेंगे सबसे पहले, फिर प्रॉफिट एंड लॉस, फिर समझेंगे हम बैलेंस शीट। ओके, तो माय डियर फ्रेंड्स, मज़ा आएगा आपको। सीट बेल्ट थाम लीजिए, दिल थाम के बैठिए, सीट बेल्ट बांध लीजिए, लेट्स स्टार्ट। ओके, इनकम स्टेटमेंट। अच्छा, अब एक थोड़ा डिस्टिंग्विश देख लेते हैं, इनकम स्टेटमेंट और पोजीशन स्टेटमेंट में फ़र्क क्या होता है। प्रॉफिट और लॉस इज डिस्क्लोज इन द इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड एट द क्लोज ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। जो इनकम स्टेटमेंट होता है ना सर, उससे हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, करंट ईयर में हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, ये हमें इनकम स्टेटमेंट से पता चलता है। लेकिन हमारी असेट्स कितनी हैं, कितनी लाइबिलिटीज़ है, ये हमें कैसे पता चलेगा, पोजिशनल स्टेटमेंट मतलब बैलेंस शीट के जरिए। इनकम स्टेटमेंट में क्या होता है सर, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और पोजीशन स्टेटमेंट में क्या होता है, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट अभी हम नहीं है सिलेबस में। इनकम स्टेटमेंट डिस्क्लोजेस नेट प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस आफ्टर एडजस्टिंग फ्रॉम द इनकम अर्न ड्यूरिंग द ईयर ऑल द एक्सपेंडिचर ऑफ द बिजनेस। देखो नेट प्रॉफिट कैसे आता है, जितनी भी इनकम आई है साल भर में, जितनी भी इनकम आई है उससे हम हमारे एक्सपेंसेस डिडक्ट कर देंगे तो हमारा नेट प्रॉफिट आ जाएगा। तो ये क्या है सर, हमारा इनकम। पोजीशन स्टेटमेंट डिस्क्लोजेस द असेट्स एंड लाइबिलिटीज पोजीशन एज ऑन पर्टिकुलर डेट। देखो एक और इंटरेस्टिंग बात हो गई सर, जो पोजिशनल स्टेटमेंट है वो किसी पर्टिकुलर डेट पे बन रहा है, जैसे कि 31 मार्च 2022, ठीक है, हम 31 मार्च 2022 को बैलेंस शीट बना रहे हैं। तो बैलेंस शीट जो पोजीशन बताने वाली है कि हमारे पास कितनी असेट्स है, कितनी लाइबिलिटीज़ है, कितनी कैश है, कितना कैपिटल है, ये कब बताएगी, उस डेट पे, उस पर्टिकुलर डेट 31 मार्च 2022, है ना। लेकिन जो नेट प्रॉफिट आ रहा है, ये ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है, या जो लॉस आ रहा है, वो किसी एक पर्टिकुलर डे का है क्या, नहीं, वो सर पूरे साल भर का है, इनकर्ड इन दैट ईयर, पूरे साल भर का रिजल्ट आ रहा है वो। और बैलेंस शीट क्या है, उस पर्टिकुलर डेट पे हमारी पोजीशन क्या है वो बता रही है। ओके, अब देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, तो इसमें आपको कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स ध्यान में रखने का है कि कैपिटल रिसिट्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसिट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मतलब जो कैपिटल है और रेवेन्यू रिसिट्स है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसिट, रेवेन्यू रिसिट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इन्हें डिस्टिंग्विश करना है। मतलब हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में सारे एक्सपेंसेस नहीं आएंगे, सिर्फ एक रेवेन्यू नेचर के आएंगे, रेवेन्यू नेचर की इनकम, रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंसेस, यही आएंगे। तो हमें क्लासीफाई करना है, डिस्टिंग्विश करना है। क्वेश्चन में तो हमें सारी इनकम्स दी होगी, सारे एक्सपेंडिचर होंगे, सारी रेवेन्यू होंगी, लेकिन कौन सी कैपिटल है, कौन सी रेवेन्यू नेचर के, ये हमें रिकॉग्नाइज करना है, अकॉर्डिंगली रिकॉर्ड करना है। ओके, अकॉर्डिंगली हमें रिकॉर्ड करना है। तो किसी स्टूडेंट को अगर इसमें डाउट हो, देखो ये कैपिटल क्या होता है, रेवेन्यू क्या आता है, इसमें मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, इस पर हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में, आई रिपीट, बहुत ज़्यादा डिटेल में हमने ये टॉपिक कवर किया हुआ है। डे 8 जो मैं कह रहा हूँ, बेसिक्स ऑफ अकाउंटेंसी के जो वीडियोस का प्लेलिस्ट मैंने कहा है CA रौनक अग्रवाल यूट्यूब चैनल पे, वो है डे 8 और डे 9 का। अगर आप वीडियो देख लो तो आपको ये पूरा रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। या इनफैक्ट सिर्फ आप डे 8 का वीडियो सिर्फ फर्स्ट 20 मिनट्स भी देख लोगे ना, तो आपको मज़ा आ जाएगा, ठीक है। और वैसे भी वो वाला वीडियो जो डे 8 का लेक्चर है वो इतना इंपॉर्टेंट है, उस पर इंडिविजुअली 5 मार्क्स का कंपलसरी क्वेश्चन एग्जाम में आ ही जाता है। CA फाउंडेशन में कंपलसरी बोल के जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है ना, उसमें भी आ जाता है वो। तो डे 8 का लेक्चर ज़रूर देख लीजिए आप। ओके,
शायद उसका लिंक मैं, अगर यूट्यूब पे ये वीडियो अपलोड हो रहा है तो उसका लिंक शायद मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँ, नहीं दिया है तो CA रौनक अग्रवाल चैनल में जाके आपको 10 डेज बेसिक्स ऑफ अकाउंटेंसी वाली प्लेलिस्ट में जाके डे 8 का लेक्चर देखना है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके, ऑल्सो इनकम एंड एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू अ पीरियड ऑफ अकाउंट शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम दोज ऑफ अनदर पीरियड। ठीक है, हमें क्या करना है, मैचिंग कंसेप्ट फॉलो करना है। ठीक है, जो ईयर है, जैसे कि ईयर चल रहा है 2021 2022, ठीक है। अच्छा भैया जी, फाइनेंशियल ईयर फॉलो करते हैं हम, 1 अप्रैल 21 टू 31 मार्च 22, ये हमारा ईयर होगा। तो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हमारे प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करते टाइम इस पीरियड में ही जो एक्सपेंसेस किए हैं, इस पीरियड में जो इनकम की अर्न की है, उतना ही हम अकाउंट फॉर करेंगे टू कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस। इसका मतलब क्या था, ये डे 2 एंड डे 3 बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स वाले वीडियोस में क्या है, ये मैचिंग कंसेप्ट, अक्रूवल कंसेप्ट, मैचिंग कंसेप्ट्स लगाने हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बातें बोल रहा हूँ मैं। ये अगर आपको नहीं पता है, ये कुछ 2 वीडियोस में मैंने 11 अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बहुत अच्छी तरह से 30 मिनट्स में कवर किए है, तो वो वाला लेक्चर आप ज़रूर देख लीजिए। ठीक है, फाइनल अकाउंट्स इसीलिए हम लास्ट पे लेते हैं क्योंकि इसमें बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स का बहुत सारा यूज़ पड़ता है। Different items of income and expenditure should be accumulated under significant heads so as to disclose the sources from which capital has been procured and the nature of liabilities which are outstanding for payments। ठीक है, डिस्टिंक्शन बिटवीन पर्सनल, चलो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कौन सा कंसेप्ट हो गया ये, डिस्टिंक्शन बिटवीन पर्सनल एंड बिजनेस इनकम। ये भी हमने पहले 2-3 वीडियोस में, पहले 2-3 लेक्चर्स में किया था। हमें डिस्टिंग्विश करना है पर्सनल और बिजनेस इनकम में। कौन सा कंसेप्ट है सर ये, दगड़ू ने क्या किया था, चॉकलेट की फैक्ट्री लगाया था, क्या था सर ये, कमेंट करो, चलो जल्दी कमेंट करो। डिस्टिंक्शन बिटवीन पर्सनल एंड बिजनेस इनकम क्या है ये, कौन सा कंसेप्ट है, कौन सा कंसेप्ट है, कौन सा प्रिंसिपल है, कौन सी पॉलिसी है, क्या है ये, क्या है कंसेप्ट है, प्रिंसिपल है, पॉलिसी है। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या है सर ये, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट पढ़ा है ना हमने, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट बहुत डिटेल में पढ़ा था सर, रौनक सर मज़ा आ गया था उस दिन तो। नेक्स्ट, डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अगेन वही बात कर रहे हैं हम। ठीक है, मैं ये अभी पढ़ा नहीं रहा हूँ कि बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या होता है, शॉर्ट वीडियोस बना रखिए, अगर आपको नहीं याद आ रहा है तो वो प्रीवियस वीडियोस पे जाके देख लीजिए। ठीक है, हमें सिलेबस कंप्लीट करना है तो ये वाली चीज़ें डबल से पढ़ा के कोई मतलब नहीं है। आपको वीडियो का एक्सेस 2 बार 3 बार है तो आप डेफिनेटली वहाँ जाके देख सकते हो, और इनफैक्ट हमारे यूट्यूब चैनल पे हमने ऑलरेडी फ्रीली अपलोड कर रखा है बेसिक कोर्स। ओके, ऑल मटेरियल इंफॉर्मेशन टू बी डिस्क्लोज, जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें हैं सारी बातें डिस्क्लोज करो। हम क्या पढ़ रहे हैं कि हम जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं तो वो कैसे बनाना है, तो बनाते टाइम पे जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें हैं ना सब डिस्क्लोज करो। जैसे कि हमारे पास कुछ इन्वेंट्री है जो ऑब्सोलेट होगी, आउट ऑफ डेट हो गई या डैमेज हो गई, तो उसकी कीमत हमने खरीदी थी 10,000 में, लेकिन अब 10,000 में बिकेगी क्या, नहीं, कितने में बिकेंगी, सिर्फ 6,000 में, तो बुक्स में वो सिर्फ 6,000 पे रिकॉर्ड करनी है। कॉस्ट और एनआरवी ये भी पढ़ा था इन्वेंट्रीज में, है ना। या हमारा ये साल सैलरी का एक्सपेंसेस बढ़ गया है, क्यों, क्योंकि हमने बोनस बहुत पे किया है, ये आने वाले समय में बोनस पे करने वाले हैं, तो वो भी डिस्क्लोज करना है हमें। रिकॉर्ड ओनली करंट पीरियड ट्रांजेक्शन, मैचिंग कंसेप्ट, सिर्फ इसी पीरियड की इनकम, सिर्फ इसी पीरियड की एक्सपेंडिचर हमें रिकॉर्ड फॉर करने हैं। ओनली ट्रांजेक्शन्स कंप्लीटेड बिफोर क्लोज ऑफ अकाउंट शुड बी गिवन इफेक्ट। ओनली ट्रांजेक्शन्स कंप्लीटेड बिफोर क्लोज ऑफ अकाउंट्स, 31 मार्च के पहले जो ट्रांजेक्शन्स कंप्लीट हो रहे हैं उन्हें ही हम रिकॉर्ड करेंगे। सर हमने 28 मार्च को 10 लाख का गुड्स सेल किया, ठीक है, लेकिन कंडीशन क्या थी, सब्जेक्ट टू अप्रूवल, सामने वाले पार्टी वो एक्सेप्ट करेंगी तो हम उसे सेल मानेंगे। ठीक है, हमने 28 मार्च को भेजा है, सामने वाली पार्टी को 30 मार्च को मिल भी गया है, लेकिन 31 मार्च तक हमें कोई अप्रूवल नहीं मिला है अभी तक।
अप्रूवल करने की कितने 15 दिन का टाइम है उसके पास, तो अभी तक अप्रूवल मिला है क्या? नहीं सर, हमने तो बेच दिया, सामने वाली पार्टी को मिल भी गया, रिकॉर्ड कर लेते ना 10 लाख का सेल। नहीं भैया जी, सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस, अगेन पीछे जाओ, सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस, तो हम इसे सेल मानेंगे क्या? नहीं, क्योंकि अप्रूव नहीं हुआ, जो कंडीशन है, जो इवेंट है होनी चाहिए थी, वो अभी तक नहीं हुई है। तो ओनली ट्रांजेक्शन्स कंप्लीटेड बिफोर द ड्यू डेट, बिफोर द क्लोज ऑफ अकाउंट्स ही हम रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। अब इंटर रिलेशनशिप ऑफ द टू स्टेटमेंट्स, ये क्या है सर? प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का और बैलेंस शीट का क्या रिलेशन है, क्या रिश्ता है, क्या नाता है, ये देखेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट क्या है सर? प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट क्या था सर? देखो पीछे आओ, क्या था हमारा? इनकम स्टेटमेंट था। और बैलेंस शीट क्या थी सर? हमारी पोजीशन स्टेटमेंट थी, है ना। अब सर हमने किसी को सैलरी पे की है, तो वो कहाँ आएगा? एक्सपेंडिचर है, ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। 11th-12th का ज्ञान यूज़ करो, हमने किसी को सैलरी पे की है तो वो कहाँ आएगा? ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस में आना चाहिए, ठीक है। लेकिन हमें सैलरी पे करना था, जितनी भी पे करना था उससे हमने कुछ कम पे किए, कुछ हमारा आउटस्टैंडिंग है, जैसे कि हमने 25,000 की सैलरी पे कर दी तो वो हमने डेबिट कर दिया। अब मान लीजिए 1500 की सैलरी हमें और पे करनी है, 1500 की सैलरी हमें और पे करनी है, लेकिन अभी तक हमने पे नहीं किया, तो प्रॉफिट एंड लॉस में आएगी क्या? ये प्रॉफिट एंड लॉस में लिखना पड़ेगा क्या? ये 1500 की सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस में लेना पड़ेगा क्या? यस सर, बिल्कुल लेना पड़ेगा, क्योंकि इस पीरियड का कंसेप्ट। लेकिन मैंने पे नहीं किया, इस पीरियड का कंसेप्ट। सर मैंने पे नहीं किया, इस पीरियड का कंसेप्ट, इस पीरियड का खर्चा है वो, इस पीरियड का जो भी खर्चा है, चाहे हमने पे किया हो या नहीं किया हो, इनकर हो गया, अक्रू हो गया, हमें पे करना है, लाइबिलिटी क्रिएट हो गई, तो क्या होगा? प्रॉफिट एंड लॉस को वो डेबिट होगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस को जितना भरा है 25,000, वो तो डेबिट होगा ही होगा, साथ में जो देना है आउटस्टैंडिंग सैलरीज वो भी डेबिट होगा। तो कुल मिला के 26,500 की सैलरीज डेबिट होनी चाहिए हमारी। कितनी? कुल मिला के 26,500 की सैलरीज डेबिट होनी चाहिए। लेकिन इसका बैलेंस शीट में कोई इम्पैक्ट आएगा क्या? देखो ये 25,000 भी बैलेंस शीट में आएगा लेकिन कैसे आएगा? नेट प्रॉफिट या नेट लॉस के जरिए आएगा। नेट प्रॉफिट का जो फिगर आएगा ना उसके अंदर रहेगा वो। और आउटस्टैंडिंग सैलरीज, ये क्या है सर? ये तो हमारी लाइबिलिटीज है। लाइबिलिटीज क्या आती है सर? बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज आती है। तो ये है रिश्ता हमारे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का और बैलेंस शीट का। जो आउटस्टैंडिंग है या जो प्रीपेड चीज़ें हम प्रॉफिट एंड लॉस में दिखा देते हैं वो बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र होते चली जाती है, ठीक है। इतना ही नहीं सर, हमने टॉपिक नंबर 6 डेप्रिसिएशन में पढ़ा था। हमने 10 लाख की मशीनरी खरीदी थी, 10 साल की लाइफ थी, सैल्वेज वैल्यू 0 थी, तो डेप्रिसिएशन कितना था? 1 लाख। तो हमने प्रॉफिट एंड लॉस में पूरी 10 लाख की मशीनरी दिखा दी थी क्या? नहीं सर, मशीन की कॉस्ट 10 लाख है, वो तो 10 साल का बेनिफिट है। इस साल कितना हमने यूटिलाइज किया है उसे हमने डेप्रिसिएशन के फॉर्म में प्रॉफिट एंड लॉस को चार्ज किया था, और बचा हुआ 9 लाख का गया था सर बैलेंस शीट में, है ना। तो सिर्फ डेप्रिसिएशन का अमाउंट आएगा प्रॉफिट एंड लॉस में और बचा हुआ फिगर जाएगा सर बैलेंस शीट में। आ रहा है ध्यान में? दोनों का इंटरकनेक्टेड है। पोजिशनल स्टेटमेंट एंड इनकम स्टेटमेंट दोनों का गहरा रिश्ता है, गहरा नाता है। दोनों भी इंटरकनेक्टेड डॉक्यूमेंट्स है, दोनों भी इंटरकनेक्टेड अकाउंट्स हैं, ठीक है। मैचिंग प्रिंसिपल पढ़ना है, डे 3 के लेक्चर में है पूरा, बहुत डिटेल में बताया रौनक सर ने। इनके फिर भी याद नहीं आ रहा है तो यूट्यूब वीडियो पे जाके देख लीजिए। फिर भी याद नहीं आ रहा है तो रौनक सर एक लाइव सेशन स्ट्रीम कर लेंगे इस पे, ओके। नेक्स्ट है ट्रेडिंग अकाउंट। At the end of the year, as has been seen above, it is necessary to ascertain the net profit or the net loss. भैया जी साल भर हमने बिजनेस किया, साल भर हमने ट्रांजेक्शन्स किए, खरीदा बेचा, मैन्युफैक्चर किया, सर्विसेज प्रोवाइड की, तो हमें जाहिर सी बात है कि 365 दिन जो हमने काम की, जो मेहनत की, उससे एक्चुअल में कोई प्रॉफिट हो भी रहा है क्या, या हमसे सिर्फ लॉस ही लॉस हो रहा है, हम एक्चुअल में कुछ अर्न कर भी रहे हैं क्या, ये हमें पता होना चाहिए। तो
तो ये हमें कैसे पता चलेगा, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बना के, ठीक है। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाने से क्या होगा, हमें हमारे नेट प्रॉफिट है, नेट लॉस है, जो भी है वो हमें पता चलेगा। ओके, तो for this purpose it is necessary to know the gross profit or gross loss. Gross profit is the difference between the selling price and the cost of goods sold. For a trading firm, the cost of goods sold can be ascertained by adjusting the cost of goods still on hand at the end of the year against the purchases. It is done as follows. ठीक है, ठीक है, सिंपल सी बात है। ट्रेडिंग अकाउंट में हमें क्या पता चलता है, ग्रॉस प्रॉफिट पता चलता है कि कितने का गुड्स खरीदा, कितना बेचा है। लेकिन उसमें क्या होता है, हम पढ़ रहे हैं मैचिंग कंसेप्ट हमें लगाना है, तो सिर्फ उतने ही चीज़ें, उतना ही अमाउंट का गुड्स डेबिट होना चाहिए जितना हमने इस साल में यूज़ किया है या इस साल में हमने सेल किया है, ठीक है। तो हम क्या करते, ट्रेडिंग अकाउंट बना लेते, उसमें टू ओपनिंग स्टॉक डेबिट कर देते, मतलब जो भी खर्चे होते हैं वो डेबिट करते हैं, जो भी इनकम होती है वो क्रेडिट करते हैं। तो ओपनिंग स्टॉक हम डेबिट कर देते हैं। चलो ये भी मैंने बताया था बेसिक में, फिर भी बता रहा हूँ। हमने कुछ परचेस किया, परचेसेस भी डेबिट कर देते हैं, ठीक है। लेकिन एंड में कुछ इन्वेंट्री बच गई है, ठीक है, लेकिन एंड में कुछ इन्वेंट्री बच गई है, उसका कॉस्ट भी तो सर ये परचेसेस में या ओपनिंग स्टॉक में हमने डेबिट कर दिया है, जो कि गलत है। मैचिंग कंसेप्ट लगाना है, वो हमने खर्चा किया है लेकिन उससे जो बेनिफिट हुआ है, जो सेल्स हुआ है, जो इनकम होने वाली है वो इस साल में हुई है क्या सर, नहीं हुई है, तो वो यहाँ नहीं आना चाहिए, उतना लेस करना चाहिए, क्लोजिंग स्टॉक उतना लेस होना चाहिए। तो क्या करते हैं हम, डेबिट किया है ना, तो यहाँ हम क्रेडिट कर देंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्या कर देंगे, बाय क्लोजिंग स्टॉक करके हम लेस कर देंगे, ठीक है। तो इससे हम एक फॉर्मूला बना सकते हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल्स टू क्लोजिंग स्टॉक, इक्वल्स टू क्लोजिंग स्टॉक। डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी ऐड होंगे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होंगे हम आगे देखेंगे कि मैन्युफैक्चर करने में जो भी खर्चा आ रहा है या ट्रेडिंग में जो भी हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, शॉप का रेंट है, लाइट बिल है, फ्रेट है, लोडिंग अनलोडिंग है, हमाली चार्जेस है, ये सारी चीज़ें हम इसमें ऐड करते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस में, ठीक है। तो एग्जांपल ले लेते हैं, कॉस्ट ऑफ अनसोल्ड गुड्स एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, मतलब 15,000 की हमारे पास क्या है, ओपनिंग इन्वेंट्री है। परचेज हमने किया है इस साल 1,50,000 का, तो टोटल कितना डेबिट कर दिया हमने, 1,65,000। कितना, 1,65,000 कॉस्ट ऑफ सोल्ड गुड्स ड्यूरिंग द ईयर। लेकिन इस साल हमने बेचा कितना है, सिर्फ 1,45,000 का माल बेचा है, मतलब 20,000 का अभी भी हमारे पास रॉ मटेरियल, 20,000 का हमारे पास अभी भी हमारे स्टॉक में, हमारे इन्वेंट्री में रखा हुआ है ना। 20,000 का अभी भी हमारे इन्वेंट्री में रखा हुआ है, जिसे हम कहेंगे क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। आ रहा है मज़ा। चलो ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट देख लेते हैं। 11th-12th में हमने देखा है, फिर भी एक बार फिर से अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है, टू ओपनिंग स्टॉक। देखो ओपनिंग स्टॉक मतलब क्या होता है, मैं ये बहुत बेहतरीन चीज़ बताने वाला हूँ, कोई नहीं बताएगा आपको ये बात। ओपनिंग स्टॉक प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट हो रही है, क्यों, पिछले साल की इन्वेंट्री है सर, वो ये साल क्यों डेबिट हो रही, पिछले साल की थी भैया, लेकिन वो यूटिलाइज नहीं हुई, तो हमने क्या किया, उसको क्लोजिंग स्टॉक में डाल दिया, है ना। मैचिंग कंसेप्ट। अब वो यूटिलाइज कब होने वाली है, इस साल में, तो इस साल ट्रेडिंग अकाउंट को डेबिट करना है, तो इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट को डेबिट कर देते हैं हम टू ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। उसी तरह क्लोजिंग स्टॉक इस साल हम यूज़ कर रहे हैं क्या, नहीं, अगले साल होने वाला है, तो वो हम कर देते हैं क्रेडिट, वो हम कर देते हैं क्रेडिट, ठीक है। बाद में जो परचेसेस करते हैं ना, परचेसेस क्या है, खर्चा है सर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है परचेस मतलब ही, तो वो क्या कर देंगे, डेबिट। लेकिन हम कुछ परचेस करते हैं, तो परचेस करने के बाद में अगर हमारे पसंद की क्वालिटी का नहीं आया, डैमेज है या और कोई रीज़न है, उस कोई भी रीज़न की वजह से हम क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं, तो हमने तो पूरा डेबिट किया। मान लीजिए हमने 1 लाख का गुड्स खरीदा है, तो हमने 1 लाख तो डेबिट कर दिया, उसमें से 5,000 का हमारे काम का नहीं है, हमने लौटा दिया, हमने लौटा दिया, तो क्या करेंगे, 5,000 से कम कर देंगे, है ना। रिटर्न आउटवर्ड क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, या फिर रिटर्न आउटवर्ड हम यहाँ लिखेंगे बाय परचेज रिटर्न, बाय परचेज रिटर्न। ओके, बात आ रही है ध्यान में, समझ में आ रहा है,
बाय परचेज रिटर्न बोल के हम यहाँ दिखा देंगे, ठीक है। बाद में क्या आएगा सर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब क्या होता है, जो हमारे बिजनेस करने के लिए इनएविटेबल है, ऐसे एक्सपेंसेस जो हम अवॉइड नहीं कर सकते। हम जो बिजनेस कर रहे हैं, हमारे बिजनेस में ये खर्चे लगने ही हैं, ऐसे एक्सपेंसेस को हम कहेंगे डायरेक्ट। फ्रेट एंड कैरियर्स, माल खरीदा माल बेचा तो भाड़ा तो देना ही पड़ेगा। कस्टम्स एंड इंश्योरेंस, वेजेस सैलरी हो गई ये, गैस वाटर एंड फ्यूल है ना, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन, तो ये सारे क्या आ जाएंगे, ये आ जाएंगे सर हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्या आ जाएंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। बाद में रेवेन्यू में क्या आएगा, बाय सेल्स, ठीक है। सेल्स जितना भी किया वो आ जाएगा रेवेन्यू में, ठीक है। बाद में कुछ रिटर्न हुआ, वापिस हमें मिला, तो वो क्या आएगा, रिटर्न इनवर्ड। वो कहाँ आएगा सर, रिटर्न इनवर्ड में आ जाएगा, ठीक है। एंड में क्या मिलेगा हमें, एक तो ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा, अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो हमें क्या मिलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट। लेकिन अगर डेबिट साइड ज़्यादा है तो हमें क्या मिलेगा, ग्रॉस लॉस, है ना। क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा, डेबिट साइड ज़्यादा है तो ग्रॉस लॉस मिलेगा। दोनों में से एक ही चीज़ अकर होने वाली है, ओके। दोनों में से एक चीज़ अकर होने वाली है। सो दिस वॉज द फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। मोस्टली इतनी ही आइटम्स हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में आएंगे। देख लेते, एक ओपनिंग इन्वेंट्री आ गई, परचेज जो किया वो आ गया, सेल्स आ गया, क्लोजिंग इन्वेंट्री आ गई, बैलेंसिंग फिगर क्या आ गया हमारा, प्रॉफिट एंड लॉस आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, जो हम लेके जाएंगे अगले अकाउंट में। अगला अकाउंट क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, फिर बैलेंस शीट, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा वो। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट याद रखने वाली बातें, ध्यान में रखने वाली बातें, पॉइंट्स टू बी रिमेंबर। The opening inventory and purchases are written on debit sides. The opening inventory and purchases are written on debit sides. Sales and the closing inventory are entered on the credit side. If there are any direct expenses, then they should also be written on the debit side of the trading account. सही बात है। If the balance of credit side is more, the difference is written on debit side, gross profit. अगर क्रेडिट साइड का बैलेंस ज़्यादा है तो डेबिट साइड में लिखेंगे हम ग्रॉस प्रॉफिट, या अगर डेबिट साइड का बैलेंस ज़्यादा है तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे ग्रॉस लॉस, ठीक है। इन केस ऑफ ग्रॉस लॉस व्हेन द डेबिट साइड, ठीक है, वही बात है, ओके। शांति से एक बार रीड कर लो, ये पॉइंट्स टू बी रिमेंबर रीड कर लो, ऊपर का देख लो। कोई डाउट्स आ रहे हैं तो व्हाट्सएप करो जल्दी, 9404855973, 9404855973। ओके, ठीक है। अब देखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट्स के हमारे एक्चुअल में आइटम्स क्या क्या है। सबसे पहले सर ओपनिंग इन्वेंट्री, ठीक है। पिछले साल की क्लोजिंग थी तो इस साल की ओपनिंग हो गई। क्या एंट्री होंगी सर, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक अकाउंट। रौनक सर ने इसकी बहुत प्यारी नोट्स भी बना रखी है, ठीक है। आप चाहो तो ये नोट्स में से भी पढ़ सकते हो। ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ लास्ट ईयर, क्या एडजस्टमेंट आने, जर्नल एंट्री क्या होंगी, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। ये नोट्स आप मुझे व्हाट्सएप करके भी ले सकते हो, या हमारा जो टेलीग्राम चैनल है CA रौनक अग्रवाल, उसे भी आप ज्वाइन करके ये सारी नोट्स वगैरह टाइम टू टाइम वहाँ से ले सकते हो, ओके। नेक्स्ट आगे देखेंगे क्या है, परचेसेस एंड परचेसेस रिटर्न्स। परचेस किया है तो कहाँ आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू परचेसेस। परचेस रिटर्न किया है तो इसको ऐसा कर सकते हैं हम, परचेस रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, ऐसा भी कर सकते हैं। या फिर हम परचेसेस में से भी कम कर सकते हैं, परचेस रिटर्न अकाउंट डेबिट टू परचेसेस। तो क्या है देखो, टू परचेसेस कितना, 3 लाख। अब उसमें से 10,000 रिटर्न किया तो यहीं पे हम लेस कर देंगे, 10,000 हम यहीं पे लेस कर देंगे, ये भी संभव है। या इसकी क्लोजिंग एंट्री क्या हो सकती है हमारी, परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। परचेजेस की एंट्री क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू परचेजेस कर रहे हैं हम,
क्लोजिंग एंट्रीज पढ़ रहे हैं हम, क्लोजिंग एंट्रीज, और इसकी कहेंगी परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, या फाइनल एंट्री जो है हमारी ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू परचेसेस। आ रहा है मज़ा? जब हम इलस्ट्रेशन सॉल्व करेंगे ना तब आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, ठीक है। कैरिएज और फ्रेड इनवर्ड। कैरिएज इनवर्ड, हमने माल बुलाया, हमने कुछ खरीद के लाया है, जो हम जिस चीज़ का हम बिजनेस करते हैं वो हम खरीद रहे हैं। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, हमारा यूनिट 1 नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी चल रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी के लिए है, ये कॉमन बातें हैं, वहाँ पे भी यही चीज़ है। आई रिपीट, मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी में भी यही है। इसके बाद फाइनल में जब सीए फाइनल में जब आप कंपनी अकाउंट्स पढ़ोगे, फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनीज पढ़ोगे, तब भी यही चीज़ें हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स है, बहुत ज़्यादा ध्यान दे के आपको पढ़ना है ये, ओके। तो क्या है कैरिएज और फ्रेट, क्या है ये डायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट है, तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू कैरिएज और फ्रेट, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू कैरिएज और फ्रेट। रामबाण बता रहा हूँ मैं, जितने भी एक्सपेंसेस है वो डेबिट कर दो ट्रेडिंग को, जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो ट्रेडिंग को डेबिट कर दो बस। वेजेस मतलब जो हमारे गोडाउन में या हमारे स्टोर में या हमारे दुकान में जो लेबर्स है, जो वर्कर्स है, उनको पेमेंट कर रहे हैं, उसे हम वेजेस कह रहे हैं। बेसिक्स वाले वीडियोस में है ये। तो ये भी क्या है, ट्रेडिंग को डेबिट हो जाएगा, ट्रेडिंग को डेबिट हो जाएगा। नेक्स्ट सेल्स, सेल्स क्या है सर, इनकम है, ट्रेडिंग को क्रेडिट करो, सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। सर कुछ सेल्स रिटर्न भी आया है, कुछ सेल्स रिटर्न भी आया है, तो क्या करेंगे, सेल्स रिटर्न भी आया है तो सेल्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न भी आया है तो हम क्या करेंगे, सेल्स रिटर्न पहली एंट्री हमारी ये होगी सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। लेकिन अगर सेल्स रिटर्न आ रहा है तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सेल्स कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो क्या आएगा, क्लोजिंग इन्वेंट्री और सेल्स कहाँ आता है, ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, क्लोजिंग इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। या ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान दो, ध्यान दे के समझना है ये। हमने आज तक 11th स्टैंडर्ड में देखा है कि जो भी क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड आता है। आई रिपीट, जो भी क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड आता है, हमने ये बात देखी थी ठीक है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है ना वो हम परचेसेस में ही एडजस्ट कर ले सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं, हम परचेसेस में ही एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि 10,000 का ओपनिंग स्टॉक है, 2 लाख का परचेसेस है और सेल्स हुआ कुछ सेल्स है और क्लोजिंग स्टॉक है कितना, 30,000 का हमारा क्लोजिंग स्टॉक है समझ लो, ठीक है। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक कैसे आता है, क्या वैल्यू पे आता है, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस, पढ़ाया था ना रौनक सर ने ये, क्लोजिंग स्टॉक कैसे वैल्यू करते हैं हम, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस, ठीक है। तो 30,000 का हमारा क्लोजिंग इन्वेंट्री है साहब, तो ये हमारा नॉर्मल प्रेजेंटेशन है, ठीक है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, ये जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है ये आया कहाँ से है, ये हमने क्रेडिट क्यों किया है, क्योंकि इतना हमने पहले सर डेबिट कर दिया था, लेकिन वो मैचिंग कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली हमारा इस साल यूज़ नहीं हुआ है, तो हमने उसको यहाँ क्रेडिट कर दिया। डेबिट कहाँ हुआ था, वो डेबिट यहाँ हुआ था, ये जो 2 लाख है ना या ये जो 10,000 है ना, उसी में से ये क्लोजिंग इन्वेंट्री बचा हुआ है, उसी में से ये क्लोजिंग इन्वेंट्री बचा हुआ है। तो नॉर्मली हम एंट्री करते हैं क्लोजिंग इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग, ठीक है, या हम ऐसा कर सकते हैं क्लोजिंग इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट टू परचेसेस, क्लोजिंग अकाउंट
क्लोजिंग इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट टू परचेसेस, ये भी संभव है, ये भी पॉसिबल है। ये जो परचेसेस है ना, इसी में एडजस्ट कर लो, ठीक है। अब वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जो 5 मार्क का मिसिंग फिगर वाला क्वेश्चन आता है ना, उसमें ये काम पड़ता है। इफ क्लोजिंग इन्वेंट्री अपीयर्स इन ट्रायल बैलेंस, जो हमारा ट्रायल बैलेंस होता है, ट्रायल बैलेंस। अच्छा, एक बात और, अगर स्टूडेंट्स को कोई साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स उन्हें ट्रायल बैलेंस वगैरह पे प्रैक्टिस करना है, तो 11-12 स्टैंडर्ड्स के पेनड्राइव्स में फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए आपका नाम और जो भी चाहिए वो वाला टॉपिक मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ओके। तो इफ क्लोजिंग स्टॉक अपीयर्स इन द ट्रायल बैलेंस, अगर ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक दिख रहा है तो द क्लोजिंग इन्वेंट्री इज देन नॉट एंटर्ड इन द ट्रेडिंग अकाउंट, not entered in the trading account, it is shown only in the balance sheet। I repeat, अगर ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक दिख रहा है, ट्रायल बैलेंस में अगर क्लोजिंग स्टॉक दिख रहा है तो वो ट्रायल बैलेंस में अगर क्लोजिंग स्टॉक दिख रहा है तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आएगा। ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक दिख रहा है तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आएगा। इट इज शोन ओनली इन द बैलेंस शीट, डायरेक्टली बैलेंस शीट में आएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि वो हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स निकालते टाइम पे उसका एडजस्टमेंट कर लिया था परचेसेस में। कॉस्ट ऑफ गुड्स निकालते टाइम हमने परचेसेस में उसका एडजस्टमेंट कर लिया था। ये देखो यहाँ हमने, अच्छा, अगर हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स निकालना है तो क्या करेंगे, लेस क्लोजिंग स्टॉक, और लास्ट में जो बचेगा वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट हमने कर लिया है अगर ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है। तो अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है तो क्लोजिंग स्टॉक अगर ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आएगा, डायरेक्टली बैलेंस शीट में आएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में एडजस्ट कर लिया है, ठीक है। और क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू कैसे करते हैं, कॉस्ट और एनआरवी विचएवर इज लोअर, कॉस्ट और एनआरवी विचएवर इज लोअर, ठीक है। पहला इलस्ट्रेशन देखेंगे, बहुत सिंपल है। ट्रायल बैलेंस दे रखा है, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। परचेज किया, परचेज का क्या होगा सर, डेबिट बैलेंस। सेल्स का क्या होगा, क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। डेटर्स का क्या होगा, डेबिट बैलेंस। क्रेडिटर्स का क्या होगा, ये क्रेडिट बैलेंस। ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, अदर एक्सपेंसेस, फिक्स्ड असेट, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, कैपिटल। एडिशनल इन्फॉर्मेशन, क्रेडिटर्स बैलेंस एज ऑन 1 अप्रैल 2016, ये कब का है, 31 मार्च। तो ये ओपनिंग का है, ये क्या है, ओपनिंग का, ये है ओपनिंग का, ठीक है। और ट्रायल बैलेंस कब बनता है, क्लोजिंग पे रहता है हमारा। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड अमाउंट पेड टू द क्रेडिटर। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड अमाउंट पेड टू द क्रेडिटर, सिंपल है। ओपनिंग स्टॉक ले लो, चलो 2 मिनट लो कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करके बताओ, 2 मिनट लो कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करो। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ओपनिंग स्टॉक आएगा, उसमें परचेसेस आएगी, देख लो ना, सीधा आंसर ही देख लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक, उसमें हमने परचेसेस ऐड कर दिया, उसमें हमने क्या किया, परचेसेस ऐड कर दिया। अब सर परचेसेस कितना है सर, 10 लाख, ऐड कर दिया, तो ये क्या मिल गया हमें, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिल गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिल गया। सर इसमें क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट क्यों नहीं किया, ये देखो, ये वाले पॉइंट के वजह से, ये वाले पॉइंट की वजह से। क्यों? क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक देखो हमारा क्या है, ये ट्रायल बैलेंस है, ट्रायल बैलेंस में हमारा क्लोजिंग स्टॉक दिख रहा है, ठीक है। ये 3 लाख का क्लोजिंग स्टॉक हमें ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है, तो इसका मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ये हमने एडजस्ट कर लिया। जनरली क्या आता था हमारा, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आता था। मतलब हमारा नॉर्मल, अगर बच्चा पढ़ाई नहीं करता या रौनक सर से पढ़ता नहीं है तो वो क्या करता था, 2 लाख रुपए ओपनिंग स्टॉक, 10 लाख रुपए परचेसेस और कितना क्लोजिंग स्टॉक, और 3 लाख रुपए क्लोजिंग स्टॉक, 3 लाख रुपए क्लोजिंग स्टॉक, ऐसा सॉल्व करता था। लेकिन रौनक सर ने बताया है कि अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है तो इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालते टाइम परचेसेस में पहले ही कर लिया है ना। तो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया 12 लाख। मतलब क्या एडजस्टमेंट किया होगा हमने,
परचेसेस उतना कम कर दिया होगा, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू परचेसेस, ठीक है। अब अमाउंट पेड टू द क्रेडिटर्स निकालना है, अमाउंट पेड टू द क्रेडिटर्स निकालना है, तो क्या करेंगे हम, क्रेडिटर्स का अकाउंट बना लेंगे। उसमें देखो ओपनिंग बैलेंस कितना दिख रहा है क्रेडिटर्स का, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना दिख रहा है सर, 4 लाख का बैलेंस दिख रहा है। परचेसेस कितनी दिख रही है, यही देख लो सीधा सीधा क्रेडिटर्स का। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना, ओ जस्ट अ मिनट 4 लाख कहाँ से लिए रौनक सर, हाँ क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस कितना है सर, 3 लाख दिख रहा है, ठीक है। क्रेडिट बैलेंस दिख रहा है 3 लाख। परचेसेस कितने हुए सर, हमारे इसमें दिख रहे हैं सर 10 लाख के परचेसेस हुए, 10 लाख के परचेसेस हुए, और हमने 10 लाख के परचेसेस हुए, और ये देखो वर्किंग नोट 10 लाख की सर हमने परचेसेस किए हैं, और जो क्लोजिंग स्टॉक है वो ऑलरेडी हमने परचेसेस में एडजस्ट किया है। आई रिपीट, क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है, इसलिए हमने क्या किया, क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी परचेसेस में एडजस्ट किया है। तो 10 लाख का परचेस प्लस क्लोजिंग स्टॉक 13 लाख, तो इसका मतलब ये साल हमने परचेस कितने किए, 13 लाख के, उसमें से 10 लाख का ये साल यूज हुआ और बचा हुआ 3 लाख क्लोजिंग स्टॉक में, तो परचेसेस आ गया 13 लाख, ठीक है। क्लोजिंग वैल्यू कितनी है क्रेडिटर्स की सर, 4 लाख, क्लोजिंग वैल्यू कितनी है सर, 4 लाख। तो बैलेंसिंग फिगर जो बचा है उतना हमने पेमेंट कर दिया, बैलेंसिंग फिगर जो बचा है उतना हमने पेमेंट कर दिया। है मज़ेदार? चलो कॉपी कर लो, कॉपी कर लो। कॉपी कर लो अच्छे से, है मज़ेदार एकदम। देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट कैसे किया हमने, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस किया तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिल गया। क्यों? क्योंकि क्लोजिंग इन्वेंट्री ट्रायल बैलेंस में थी, मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में परचेसेस में वो हमने सेटल कर लिया। अगर ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं होती तो हम क्या करते थे, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते थे। क्या? ये वाला, यहाँ लिखा हुआ भी है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालते थे हम, ओपनिंग प्लस परचेसेस माइनस क्लोजिंग माइनस परचेज रिटर्न। ये कंफ्यूज हो रहा होगा तो परचेज रिटर्न को एक बार का भूल जाओ, ठीक है। इस तरह से हम क्लोजिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालते थे, ठीक है। आया मज़ा? ठीक है। अगर मज़ा आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स तक के बताइए हमारा चैनल सीए रौनक अग्रवाल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। हियर आई एम सीए रौनक अग्रवाल साइनिंग ऑफ, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।